हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिनकर देव और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर में। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं 23,819 नंबर का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। और आपको मैं पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करा रहा हूं कि यहां से आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी सारी की सारी। और दूसरी चीज़, अपने को एक्यूरेसी पे वर्क करना है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, टीसीएस एग्जाम कहाँ से, टीसीएस जो पेपर पूछ रहा है वो कहाँ से पूछ रहा है। क्योंकि एसएससी वालों की सबसे बड़ी दिक्कत ही ये रहती है कि सर जीके के क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, आ कहाँ से रहे हैं। तो इस चीज़ पे हमको वर्क करना है भाई, ठीक है। तो लेट्स गो, आ जाइए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो और पहला जो क्वेश्चन आया वो साइंस का क्वेश्चन आया। और साइंस के मैं बता देता हूँ क्लियरली, 70 से 80% क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार उसे ईमानदारी से पढ़ाई की है, वो कंसेप्ट आपने अच्छे से स्टडी किए हैं, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आइए, तो यौगिक के नाम और उसके सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखो इसने क्या बोला, यौगिक का नाम, ठीक है, और उसका सूत्र कौन सा, इनमें से जो युग्म बने हुए हैं, जो पेयर्स जो बने हुए हैं, उनमें से कौन सा सही है। देखो आओ, तो पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या दिया, H2Cl, सही है क्या, नहीं। जिसको थोड़ी भी नॉलेज है वो आंसर सही करेगा। तो क्या है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका ये फॉर्मूला होता है कि आप खुद बताइए। नहीं सर, नहीं होता ये। तो इसका जो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HCl होता है सर। क्या होता है, HCl होता है। सेम चीज क्या है सर, हाइड्रोजन सल्फाइड है। सेम चीज क्या है बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो दे रखा है, ये दे रखा है, एक्चुअल में क्या होता है सर, H2S होता है। तो दोनों के दोनों ये पेयर हैं वो क्या है, गलत है। दोनों के दोनों पेयर क्या है बच्चों, गलत है। तो अब अपन को यहाँ से समझ में आ रही है सारी चीजें कि ना तो ये आंसर करेक्ट है ना ही। अब ऑप्शन में देखिए, ना तो 1 और ना ही सेकंड, मतलब कि ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या कर देंगे हम लोग, ए कर देंगे भाई। तो अगर आपने ईमानदारी से क्वेश्चंस को स्टडी किया है, पहले देखो क्वेश्चन पे फोकस करो। इसने पूछा यौगिक और उसके सूत्र में जो पेयर है, तो इसने यौगिक का नाम दिया हाइड्रोजन क्लोराइड और फॉर्मूला का दिया। अब दोनों का पेयर पूछा, इसका एक्चुअल पेयर तो ये होता है और ये होता है, और दोनों ही क्या है, ये गलत है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी पूछ लेगा बेकिंग सोडा का बताओ, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नई चीज़ें नहीं आ रही है, मैं आपको इस चीज़ के लिए पहले ही बता रहा हूँ बच्चों, नई चीज़ नहीं पूछी जा रही है। वही चीज़ ऐसे रिवाइज करके पूछ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लास बंक कर देते हैं, क्लास को ईमानदारी से नहीं ले रहे, तो वो उसका आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। कैसे उठाना पड़ेगा सर, आपका जब सिलेक्शन नहीं होगा। बार बार ये चीज़ें बोलो, कई साल बच्चों को तैयारी करते हुए हो जाता, तभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। उनके पीछे रीज़न है कि वो ईमानदारी से तैयारी नहीं कर रहे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो 1 और 2 साल में क्या होते हैं, सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं। वो क्यों, ईमानदारी से स्टडी पे फोकस करते हैं। तो ये चीज़ अपन को समझनी पड़ेंगी। और आज का टाइम जो है ना बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का और स्मार्ट स्टडी पे फोकस करने का है, ठीक है सर। आओ सर, पहला क्वेश्चन तो हो गया, आंसर आ गया इसका ए। चलो सेकंड पे चलते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो ये निम्नलिखित जो ये दे रखे हैं, सारे के सारे जो विश्वविद्यालय दे रखे हैं, इनमें से मदन मोहन मालवीय ने किसकी स्थापना की थी। तो आओ देखते हैं। सावलपुर विश्वविद्यालय की, पंजाब विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, या दिल्ली विश्वविद्यालय की। जो स्थापना करते हैं मदन मोहन मालवीय साहब, तो ये बच्चों किसकी करते हैं, ये करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब दूसरी चीज़ यहाँ से मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चों, जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो सबसे पहले भाषण कहाँ पे देते हैं। मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा बच्चों, जब महात्मा गांधी हमारे देश के अंदर आते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका से जब लौट के आते हैं, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब लौट के आते हैं, तो पहला वो स्पीच, पहला जो भाषण कहाँ देते हैं, पहला भाषण कहाँ देते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों, ठीक है। ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि जब साउथ अफ्रीका से जब लौट के आते हैं गांधी जी, ठीक है, तो पहला भाषण या पहली स्पीच कहाँ देते हैं, पहला भाषण कहाँ देते हैं महात्मा गांधी, ठीक है सर। यह चीज़ अपने को यहाँ से ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। ऐसा कौन सा डांस है जो पूरा पूरा किसको दर्शा रहा है, युद्ध को दर्शा रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डांस है अपने इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि क्या है बच्चों, युद्ध पे बेस है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है दुर्गा और महिषासुर, देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच जो युद्ध होता है, जो कृत्रिम युद्ध होता है, आर्टिफिशियल जो युद्ध होता है, वो डांस के माध्यम से जो बताया जाता है, या डांस के माध्यम से जो युद्ध किया जाता है, उसका नाम क्या होता है। तो आओ बच्चों, भांगड़ा नहीं, ठीक है, रासलीला नहीं,
कालबेलिया नहीं, तो कौन सा होता है बच्चों, डांडिया रास होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से कैसे और बन सकता है, ये तो बात बता दी सर, दुर्गा और महिषासुर के बीच जो आर्टिफिशियल जो डांस होता है उसका नाम है डांडिया रास। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा आपसे, देखिए आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन सर भांगड़ा कहाँ पे होता है और किस राज्य के अंदर होता है। आपसे क्या पूछ सकता है कि सर भांगड़ा जो नृत्य होता है वो कहाँ पे होता है, तो भांगड़ा जो नृत्य होता है वो कहाँ होता है बच्चों, पंजाब राज्य में होता है। कहाँ पे होता है सर, पंजाब राज्य के अंदर होता है। अब पूछेगा सर कालबेलिया जो नृत्य है वो किस राज्य के अंदर होता है, तो ये अपन को ध्यान रखना है सर, राजस्थान के अंदर होता है। कहाँ पे होता है सर, राजस्थान के अंदर होता है। और रासलीला कहाँ होती है सर, देखो रासलीला और रामलीला दोनों अलग अलग है। रासलीला पूछे तो कहाँ पे होगा सर, उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे होगा सर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि लोक नृत्य जो है, जो फोक डांसेस हैं, दुर्गा और महिषासुर के बीच जो कृत्रिम युद्ध होता है वो उसे क्या कहा जाता है सर, डांडिया रास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, डांडिया रास कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पंजाब में सर एक और होता है गिद्दा, तो ये चीज़ भी ध्यान से ध्यान रखनी है। राजस्थान में और भी होते हैं सर, 13 ताली राजस्थान में होता है सर। तो ऐसे अन्य भी राज्य, अन्य भी क्या है नृत्य, ऐसे अपन को यहाँ से याद रखना। ये सारी चीज़ आपको क्लास में करवाई हुई है सारी की सारी, तो अपन को बस स्टडी पे फोकस करना और स्टडी करेंगे, सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, सभी टीचर्स के नोट्स पढ़ेंगे ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सोल्यूशन करने में। लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं है और फिर ब्लेम बेटा दूसरे को कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप फेल हो रहे हो तो दूसरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं हमने ही मिस्टेक की होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होती है, हमने अपना टाइम को स्टडी में ना लगाकर कहीं दूसरी जगह स्पेंड किया, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। एग्जाम की डिमांड ये है कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करें। अगर एग्जाम नियरेस्ट है तो आप सारा जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो स्पेंड करोगे आप स्टडी के अंदर की, तभी सिलेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है सर एग्जाम पास आ रहे हैं अपन पढ़ाई नहीं कर रहे तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है सर। आइए 4th नंबर की क्वेश्चन करते हैं। चावल की खेती के संदर्भ में राज्य और फसल के प्रकार का कौन सा युग्म सम्मिलित है। बेटा देखो चावल की खेती के लिए, और ये चावल की खेती के लिए सम्मिलित करना है अपने को, तो चावल की खेती के बारे में कौन सा सही है। जैसे अभी आया था HCL के बारे में, वो दोनों पेयर चेक करने, तो यहाँ पर भी पेयर ही चेक करने। तो आओ, तो पहला जो दिया पंजाब निर्वाह फसल, ठीक है, पंजाब के अंदर चावल को, बच्चों समझना है क्वेश्चन क्या है, पंजाब के अंदर चावल को निर्वाह कृषि कहते हैं। नहीं, गलत बात, नहीं बिल्कुल गलत बात है बेटा। पहले चावल निर्वाह, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, पंजाब के अंदर थोड़ा गलत लिख दिया, इसको सही करते हैं। पंजाब के अंदर ना, पंजाब के अंदर चावल को क्या समझते हैं, जीवन निर्वाह। ये सही बात है, गलत बात है, ये आपसे पूछा गया है बेटा, समझना। इसको मैं निर्वाह करता हूं, जीवन निर्वाह अपन बाद में करेंगे, जीवन निर्वाह क्या करेंगे बाद में। अब बेटा समझना है निर्वाह का मतलब क्या होता है, जो आपसे ये पूछा गया है ना, ये क्या होता है पंजाब। अब पहली बात तो ये क्लियर करो सर, पंजाब में चावल होते हैं या नहीं होते, पहली चीज, और होते भी हैं तो वो किस रूप में होते हैं। वो जो यूज होता है बेटा कमर्शियल यूज होता है, वो बेचने के लिए यूज करते हैं। और जीवन निर्वाह का मतलब ये होता है सर खेती के लिए, वो सॉरी खाने के लिए, कि वो इसके अंदर किसान क्या सोचता है, जीवन निर्वाह हो जाए, मतलब इस साल की फसल से मैं इतना कर लूँ कि मैं पूरे साल सर्वाइव कर सकूँ, ठीक है। जैसे कि हमने जो नॉर्मल फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, जिनके खेत नहीं होते, वो क्या करती है, एक साल अपना राशन लेके रख लेती हैं, एक साथ ही अपना क्या कर लेती है, वो राशन रख लेती हैं। तो वो अपने जो जीवन के निर्वाह करने के लिए जो जैसे कि जीवन निर्वाह करने के लिए जो चीज़ रखेंगे ना अपने पास, वही क्या है, निर्वाह खेती होती है। तो पंजाब वाले जो किसान होते हैं ना, चावल को अपने पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं, चावल को अपने पास रखते नहीं है, वो चावल को बेचने के लिए कमर्शियल यूज में करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर यही चीज़ आपने बिहार वालों के लिए पूछा होता तो बिहार वाले चावल को रखते नहीं है, वो सॉरी रखते हैं, बेचते कम है, क्योंकि उन्हें खाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, चावल की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे अपन क्या, गेहूं का यूज ज़्यादा होता है, किसका यूज होता है, गेहूं का। और यही अगर ये क्वेश्चन पूछा होता तो कहाँ पे बेनिफिट देता अपन को ये क्वेश्चन, ये बिहार के अंदर बेनिफिट होता। अब सर आपने एक बात नहीं बताई, निर्वाह क्या है। निर्वाह वह कृषि है जो किसान अपने जीवन यापन के लिए रखते हैं। जीवन यापन के कैसे किसान सोच रहा है, इंडिया में हमारे किसान क्या सोचते हैं, अगर इस साल की फसल सही होगी ना तो मैं अपनी बेटी का शादी कर दूंगा, अपने बेटे की शादी कर दूंगा, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब जाएगा। जैसे आपने बहुत सारी घटनाएं ऐसी सुनी होंगी जिसके अंदर किसान क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है, फसल खराब होने के कारण क्या करता है, आत्महत्या करता है। और आत्महत्या भी रीजन क्या होता है सर, उसे साहूकार का पैसा भी चुकाना था। तो यही कारण वो जो कृषि कर रहा है ना, वो जीवन निर्वाह कृषि है, ठीक है। ये क्या है सर, जीवन जो पूरे डिपेंडेंट है कृषि पे, ठीक है। जो बंदे सर कृषि पे अगर आप डिपेंडेड हो
क्या बच्चे मैंने क्या बोलूँ, कृषि पर आप डिपेंड हो तो निर्वाह होगी, तो वो कमर्शियली भी तो होगी नहीं, कमर्शियल पर्टिकुलर बेचने के लिए वो काम कर रहा है। ये पूरा जीवन जिस पर डिपेंड हो जाएगा वो हो जाएगी कृषि निर्वाह कृषि, वो कृषि क्या हो जाएगी बच्चों, जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो जीवन निर्वाह या निर्वाह कृषि की जाती है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, ओडिशा में वाणिज्यिक फसल है चावल, नहीं, ओडिशा में क्या है, ये निर्वाह फसल है। ओडिशा के अंदर क्या है, निर्वाह यानी जीवन यापन करने के लिए, खाने पीने के लिए जो यूज किया करते हैं ओडिशा वाले लोग, तो वो किसका करते हैं, चावलों का करते हैं। किसका करते हैं, चावलों का करते हैं। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक बार और दोबारा मैं बताता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको, जिससे कि जीवन निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हों। देखिए, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें, एक तो होती है जीवन निर्वाह बच्चों, जीवन निर्वाह, और यहाँ पर कौन सा वर्ड दे दिया गया, निर्वाह, और एक होता है वाणिज्यिक, कमर्शियल जिसको बोलते हैं अपन। देखिए समझना इस चीज़ को क्या है, इसमें वो सेल करेगा सर, सेल तो इसमें भी करेगा, लेकिन जो जीवन की जो डिपेंडेंसी होगी ना, लाइफ की जो डिपेंडेंसी होगी इसमें ज़्यादा होगी बच्चों। जो जीवन निर्वाह अपने हमारे इंडिया के अंदर किसान क्या करते हैं, ज़्यादातर जो जीवन यापन करते हैं वो कृषि पे होता है। अगर इस साल फसल हुई तो अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। उसी टाइप से जो यूएस और यूके के अंदर जो किसान होते हैं ना, वो खाने पीने के लिए कम करते हैं, वो बेचने के लिए ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस समझते हैं, उसको क्या है, बिजनेस करते हैं। और ये क्या है बच्चों, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर क्या होता है, जो कृषि होती है वो इमोशन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, इमोशन। किसान के लिए बहुत एक अपनत्व देती है ये चीज़ें। ठीक है, किसान की जीवन का एक आधार होती है, जीवन का क्या होती है बच्चों, एकदम आधार होती है। लेकिन कमर्शियल क्या है, ठीक है, जैसे काजू उगा रहा है कोई किसान, तो काजू क्या वो बेचेगा, अपने पास काजू नहीं रखेगा वो चीज़ें। ठीक है, जैसे ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं अपने पास ज़्यादातर तो रखेगा नहीं, दिनों रात मेरे को खाना है, नहीं, वो बस इतना रखेगा कि थोड़ा बहुत मेरा काम चल जाए, बाकी वो सेल करेगा। लेकिन निर्वाह के अंदर क्या, वो ज़्यादा अपने पास रखेगा और सेल कम करेगा। बात क्लियर हो गई। ये जीवन इस पर डिपेंड होता है बच्चों, निर्वाह कृषि पे, इस पर भी डिपेंड होता है, लेकिन इतना नहीं होता है इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए निर्वाह फसल नहीं है जीवन यापन, ये वाणिज्यिक फसल है इनके लिए। ये पंजाब वाले रख के कि वो अपने पास रखते नहीं है, डायरेक्ट सेल करते हैं, आई और सेल करो। और ओडिशा वाले क्या है, चावल को रखते हैं, सेल कम करते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हो गए गलत। अब देखो ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें डी, मतलब दोनों के दोनों मना कर रखा है, तो कौन सा है, डी आंसर है। तो इस क्वेश्चन में टिक क्या करना है अपन को, डी कर देना भाई। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, आइए। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में किसके तहत शामिल किया गया था। ये जो घटना घटित हुई थी 2002 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी, और अभी भी इसमें कुछ चेंजेस किए गए। बोला सर इतना 2001-2 का क्वेश्चन, कई बच्चे तो ऐसे ही घबरा जाते हैं कि सर 2002 का क्वेश्चन इसमें डाल दिया। नहीं बेटा, 2002 का क्वेश्चन नहीं है ये, इसमें अभी भी चेंजेस किए गए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन रिलेट करके डाल दिया है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बच्चा आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इसमें अभी भी चेंज किए गए हैं, इस करंट ईयर के अंदर क्या किए गए, इसके अंदर चेंज किए गए। ये चीज़ आप लोग क्या रखोगे, यहाँ से ध्यान रखिए, इसलिए ये चर्चा में आ जाएगा। इसलिए किस में आ गया, ये चर्चा में। अगर एग्जामिनर ने इसको एग्जाम में डाल दिया, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट चलते हैं। मैं मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। मतलब मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के प्रांतों के दीवान के रूप में कब नियुक्त किया गया था, ये आपसे पूछ लिया गया। तो आओ देखते हैं, 750, 1765, 1754 या 1770। तो वो बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में कब नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था भैया 1765 के अंदर। कब नियुक्त किया गया था बच्चों, 1765 में नियुक्त किया गया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था 1765 के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, बी आंसर। क्या आंसर आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में
किसी संधि पर संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो कौन सा, किसने बताया था, किस व्यक्ति ने बताया था? देखो दोबारा से देखो, किसका नियम बताता है, किस व्यक्ति का नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि पर संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये जो दिया था बच्चों, वो दिया था गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने। किसने दिया था बच्चों? गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने इसका नियम दिया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य और सामाजिक आर्थिक महत्व क्या है? मौलिक कर्तव्य जो हैं उनका सामाजिक आर्थिक महत्व क्या है? उनका जो महत्व बच्चों राजनीतिक है, धार्मिक है, ऐतिहासिक है या नैतिक है? तो उनका जो महत्व है वो कैसा है? इथिकली है। कैसा है? नैतिकता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सर फिर नैतिक और जो धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, इनमें क्या बच्चों अंतर रहता है? एक तो सामाजिक होते हैं, एक नैतिक होते हैं। नैतिक जब होते हैं ना उनमें ज़्यादा क्या बोलते हैं, सज़ा नहीं मिलती है। जैसे आपको कोई काम दिया गया कि वो आप कहीं से जा रहे थे, कोई अगर आपको परेशानी में दिखता है, नैतिकता का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है वो समझना कि सर आप लोग कहीं जा रहे थे, आप लोग अपने बाइक से या गाड़ी से आप लोग कहीं जा रहे थे और बीच में हो गया कोई एक्सीडेंट, आपकी मर्जी है आप हेल्प करो या ना करो, वो आपकी नैतिक कर्तव्य बनता है। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर कोई गाय या कोई भी जानवर रोड क्रॉस कर रहा है, गाड़ी रोको या नहीं रोको, वो आपका क्या दायित्व बनता है। लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे, ठीक है, ये आपका कर्तव्य बनता है। लेकिन जेल होगी वो आपका फिर कर्तव्य बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब है जो जिन पे कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, और कोई हेल्प मांग रहा है करो नहीं करो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है सर, और जिसमें कानूनी कार्रवाई की जाए वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, नैतिकता से क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कानूनी कार्रवाई, किसी को आपने गोली मार दी, वो अलग है भाई, वो बोला सर मेरा नैतिक कार्य था, वो नहीं, नैतिक कार्य नहीं है वो। ठीक है सर, नैतिक कार्य होता है समाज की भलाई में। सर वो भी तो समाज की भलाई नहीं भाई, ये समाज की भलाई नहीं है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नैतिकता की एक बात समझ लीजिए, आप रोड पे जा रहे हो, किसी की हेल्प आपको करनी है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आप पैसे कमाना चाहते हो नहीं कमाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसके अंदर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में दुना पुथुला पांडुगा मनाया जाता है? तो बच्चों ये जो राज्य दिए गए उनमें से ये पूछा गया कि दुना पुथुला जो पांडुगा मनाया जाता है वो किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब ऐसे क्वेश्चन जो फेस्टिवल से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे सर? आओ, पांडुगा मनाया जाता है, ठीक है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। कहाँ पर मनाया जाता है सर? तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आओ 11 नंबर का क्वेश्चन। उस्ताद बुद्धू खां और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो बेटा देखो, उस्ताद बुद्धू खान और संतोष मिश्रा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो ये पूछा गया। पहला है सारंगी के, शहनाई के, सितार के या सरोद के। तो बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे इंस्ट्रूमेंटल जो पूछे जा रहे हैं आपसे बहुत बड़ी मात्रा में क्या है पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा, सुनना, कई बच्चे करेंगे सर शहनाई, नहीं शहनाई नहीं है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है सारंगी। क्या आंसर है सर? सारंगी। और शहनाई के मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास हुई थी मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया था शहनाई वादक, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। कौन बच्चों? बिस्मिल्लाह खान। तो ये कौन थे? बहुत ही इंडिया के प्रसिद्ध कौन थे? शहनाई वादक थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट चलते हैं। अकबर के प्रशासन के तहत दहसाला प्रणाली से संबंधित, दहसाला जो प्रणाली है अकबर के तहत किससे संबंधित थी? ठीक है, तो आओ देखते हैं। सांस्कृतिक सम्मेलनों से संबंधित थी, भू राजस्व से संबंधित थी, राजनयिक मिशन से संबंधित थी, या पत्थरों का निर्यात और आयात से संबंधित थी? जो अकबर के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फेमस थी वो थी भू राजस्व प्रणाली से दहसाला प्रणाली क्या थी? संबंध थी। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या करोगे सर? भू राजस्व प्रणाली से, ठीक है, भू राजस्व प्रणाली। और आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सर जमा और हासिल क्या है? जमा जो प्रणाली है और जो हासिल जो प्रणाली है वो किससे संबंधित थी? ये चीज़ भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, जमा का मतलब क्या? पैसे जमा करना, और हासिल का मतलब क्या? पैसे प्राप्त कर लेना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। दोनों वर्ड जो अकबर से ही रिलेटेड है, ठीक है, रेवेन्यू से ही रिलेटेड है। ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखना। और दोनों के दोनों आपसे पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। हासिल भी पूछा जा चुका है और जमा भी आपसे पूछा जा चुका है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और कभी कभी अकबर से देखो बच्चों अच्छे खासे मार्जिन आता है अकबर से क्वेश्चन पूछने का। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सर अकबर की असफल राजधानी कौन सी थी?
अकबर की असफल राजधानी कौन सी थी? आपने अकबर की राजधानी तो बहुत सुनी है, लेकिन असफल राजधानी, ठीक है। गुजरात विजय के बाद किसे बसाया गया था सर? गुजरात विजय के बाद, गुजरात विजय के बाद कौन सा शहर बसाया गया था? कौन सा शहर बसाया गया था? ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, नवरत्न से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं आपसे। नवरत्न से जो 9 जम्स हैं अकबर के, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखना। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी, भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। परिधि से गहरे क्षेत्रों तक संकेंद्रित परतों में पाए जाने वाले टाइफा, बुलरस, सैगिटारिया, हाइडिया, रूपिया, कारा खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में आते हैं? जो खाद्य जो श्रृंखला होती है बच्चों, उसके किस श्रृंखला में ये आते हैं? परिधि से गहरे क्षेत्रों तक संकेंद्रित परतों में पाए जाने वाले टाइफा, बुलरूस, ठीक है, सैगिटारिया, हाइडिया, रूपिया, कारा खाद्य पदार्थ श्रृंखला के किस स्तर पर ये शामिल होते हैं? आपसे पूछा गया, देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नहीं, अपघटक और उत्पादक। तो ये चीजें अपन को यहाँ से ध्यान में रखनी है। ये चीजें क्या रखनी है अपन को? ध्यान में रखनी है। तो इसका देखो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। ये जो लोग आते हैं ना, तो वो किस श्रेणी में आते हैं सर? द्वितीयक श्रेणी में ये लोग आते हैं। ये चीज अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं है? ठीक है, कैल्शियम का इनमें से कौन सा कार्य हमारे नहीं है? तो पहले ये पता रहे कि कैल्शियम है क्या, ठीक है। ये टोटल समझ के आप आंसर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। देखो कैल्शियम क्या करता है? हड्डी और दांतों को मजबूत करता है, तो पहला ये दे दिया। यह स्वास्थ्य हड्डी और दांतों से जुड़ा है, दांतों से जुड़ा है, बिल्कुल इनको मजबूत करता है, तो इनसे भी ये जुड़ा हुआ है। ये मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है। सिकुड़ने में मदद करता है क्या भाई? नहीं। हाँ, मदद करता है, नहीं करता? ये अगर जैसे कि आप ज़्यादा कैल्शियम लेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, तो वो सिकुड़ेंगी नहीं। जैसे ही कैल्शियम की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर कम होगी तो बॉडी क्या होगी? सिकुड़ने लग जाएगी। जैसे कि बुढ़ापे के अंदर लोगों की बॉडी आपने देखा होगा, कोई 6 फीट का इंसान है, ठीक है, 6 या 5 फीट का, तो जब जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है ना, उसकी बॉडी क्या सिकुड़ती है, उसकी हाइट ना कम हो जाती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। यह पाचन तंत्र में मदद करता है। कैल्शियम पाचन तंत्र में कोई भी मदद नहीं करता भाई। कैल्शियम क्या है? पाचन तंत्र के अंदर कोई भी मदद नहीं करता। अगला देखिए, ये रक्त के थक्के जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, थोड़ा बहुत निभा देता है। अब इसने पूछा नहीं का आंसर पूछा, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आंसर है वो ये है, यह पाचन तंत्र में कोई भी हेल्प नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के तत्व आवर्त सारणी में सबसे वाय समूह में शामिल हैं? तो जो वाय समूह में जो होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं एल्कली मेटल्स, यानी क्षारीय धातु। ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखना। जिसने पीरियोडिक टेबल को समझा है, पीरियोडिक टेबल को जिसने आसानी से समझा है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भाई। और पीरियोडिक टेबल से ना बड़े क्या डीप क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। एसएससी बहुत डीप क्वेश्चन बना रहा है भाई, ध्यान रखना ये चीजें। एसएससी हो या रेलवे, दोनों के दोनों ही डीप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो साइंस तो रेलवे में बहुत अच्छी खासी लेवल की आती है, लेकिन अब एसएससी भी साइंस अच्छी खासी डालने लग गए हैं, ठीक है। आओ, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? ठीक है, इसमें यह पूछा हुआ जीडीपी जो भी थी ना, उसमें इंडस्ट्रियल जो एरिया था, इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र था, उसकी भागीदारी कितनी थी? तो कितनी थी भाई? तो उस टाइम पे थी बच्चों 13% उसमें भागीदारी थी। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। जीडीपी के अंदर औद्योगिक क्षेत्र की मात्र यहाँ पे पूछा गया तो कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? 13%। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा कोशिकांग ईआर जैसी मोटाई वाला एक के ऊपर एक लगी हुई झिल्लीदार थैली है, जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और उसकी पैकेजिंग में सहायक होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ढंग से समझो। कई बच्चे क्या एक से दूसरे 2 मीन निकाल लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, एक से क्या निकाल लेते हैं? 2 मीन निकाल लेते हैं। तो आओ, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गोल्जी उपकरण। इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? देखो समझो क्वेश्चन को। कौन सा कोशिकांग ईआर जैसी मोटाई वाला है? ईआर जैसी मोटाई वाला है और एक के ऊपर एक लगी झिल्लीदार थैली है, जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से स्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और उसकी पैकेजिंग में सहायक होती है। तो कौन सी है बच्चों? गोल्जी उपकरण। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में
कौन सा पूर्ण उपयोग है, मतलब कि इसका मतलब क्या, कौन सी फुल फॉर्म है। ठीक है सर, आओ। एक सेवा के रूप में प्रोटोकॉल, ठीक है, एक सेवा के रूप में प्रदर्शन, एक सेवा के रूप में भुगतान, या सेवा के रूप में मंच। अब बात को समझना, जो पास जो दिया हुआ है ना बच्चों, पास यानी PAAS, ठीक है। कंप्यूटर क्लाउड जो कंप्यूटिंग के अंदर इसका मतलब क्या होता है ये पूछ लिया गया है आपसे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इसका जो मतलब जो होता है, एक मंच पे क्या है बच्चों, एक मंच पे सेवाएं देता है ये, ठीक है। जैसे मैं एक मंच में खड़ा हूँ, मैं आपको अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। एक टीचर जो होता है अब मंच पे रह के अपनी सेवाएं देता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसी टाइप से ये पास होता है, ठीक है। एक मंच प्रदान करता है जिसमें अपनी सेवाओं का ये देता रहता है। तो इसका आंसर क्या करना है अपने को, डी आंसर हो जाएगा। क्या करना है बच्चों, डी आंसर। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल में स्थित नहीं है, ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है हिमालय में स्थित नहीं है, कौन सी नहीं है बच्चों। अन्नपूर्णा है, बिल्कुल है। ल्हात्सो है, बिल्कुल है। माउंट एवरेस्ट है, बिल्कुल है। लेकिन कामेत नहीं है बच्चों। कौन सी नहीं है, कामेत नहीं है, ठीक है, कामेत नहीं है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखें नेपाल के अंदर। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेपाल माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता, तो क्या कहा जाता है, मेरे साथ बोलिए, सागर माथा, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इसके हाइट को लेके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। इसकी हाइट को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलाने की जरूरत नहीं है बच्चों। कई बोलते हैं सर ये, बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्मांड हमारा हर रोज बढ़ रहा है। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है ना ज्योग्राफी के अंदर, तो ब्रह्मांड हमारा हर दिन विकास हो रहा है उसके अंदर, ठीक है, हर रोज बढ़ रहा है। तो हमारा जो हम इंडिया है, जो अर्थ है ना, उसकी जो ऊंचाई है वो हर दिन बढ़ रही है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़। प्लेटें क्या आपस में सटती जा रही है, और प्लेट जब सटती जा रही है तो ऊपर उठता जा रहा है। तो अभी क्या है सर, अभी करंट में याद क्या रखना है अपने को, 8050 मीटर, 8850 मीटर, ये याद नहीं रखना आप, क्योंकि 2 मीटर इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। जैसे 10 15 20 साल गुजरेंगे तो ये 52 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 52। लेकिन अभी के लिए हमें कितना याद रखना है, सिर्फ 8850 मीटर याद रखना है, ठीक है सर। आओ नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब देखो भाई, आओ यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं। ये स्टार लगा लो, क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना सारे के सारे क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है, बाहर से कुछ नहीं पूछा जा रहा, और बच्चे पर पढ़ते ही नहीं है, तो इसका कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया सकता, कोई भी इंतजाम नहीं है अगर आप लोग पढ़ के नहीं जा रहे हो। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो सिर्फ आप लोग जिम्मेदार हो उस चीज़ के लिए, ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश में नहीं है, टप्पा, कजरी, बिरहा या रसिया, ठीक है। तो कौन सा नहीं है बच्चों, टप्पा नहीं है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये क्या है, ये नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है सर, टप्पा। कजरी कहाँ पे है सर, यूपी में। बिरहा कहाँ पे है सर, यूपी में। और रसिया भी कहाँ पे है, यूपी में। और आपसे ऐसे पूछ रहे हैं तमाशा, तमाशा जब करते हैं ना, तमाशा और कीर्तन, जो बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, तमाशा, तमाशा जो किया जाता है वो महाराष्ट्र में किया जाता है, और सारे बच्चे सोचते हैं यूपी में तमाशा चल रहा है, नहीं, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या है बच्चों, महाराष्ट्र के अंदर है क्या है सर, तमाशा होता है। कीर्तन सारे बच्चे भी मध्य प्रदेश सोचते हैं, नहीं, इसका जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आ गए हैं तो ध्यान रखो इन चीज़ों के, सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। कीर्तन पूछे तो पश्चिम बंगाल, तमाशा पूछे तो महाराष्ट्र, ठीक है सर। आइए, सागा दावा किस राज्य का त्योहार है। सागा दावा जो है वो किस राज्य का त्योहार है, तो आओ देखते हैं किस राज्य का है भाई। तो ये जो राज्य कौन सा है, सिक्किम। ये कौन सा राज्य है, मणिपुर। ये है त्रिपुरा और ये है असम। तो सागा जो त्यौहार बिलोंग करता है वो किससे बिलोंग करता है भैया, सिक्किम से बिलोंग करता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। और आपसे यहाँ से क्या पूछा और जा सकता है सर, हॉर्नबिल। कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है हॉर्नबिल, आया कि नहीं आया बताओ आप लोग। बहुत बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ये चीज़ आपसे कई बार क्या है बच्चों, पूछी जा चुकी है, ठीक है। आओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया है, बताओ किस शहर में किया है। नई दिल्ली में किया है, अहमदाबाद में किया है, भुवनेश्वर में किया है, वाराणसी में। तो इसका आंसर क्या कर देना है, वाराणसी में किया, और ये लेटेस्ट घटना है वाराणसी में, ठीक है सर। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ए, ठीक है। आओ, हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किसने किया है।
और हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली हरित दीवार परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया भैया भूपेंद्र यादव ने। किसने किया बच्चों? भूपेंद्र यादव ने। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये चीज़ आप यहाँ से याद रखना। और आपको बताना है सर पीयूष गोयल कौन है, सर्बानंद सोनोवाल कौन है, और यहाँ जितेंद्र सिंह जो नाम आया ये कौन है। तीनों के बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है सर। आओ नेक्स्ट चलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। रूसेफ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? देखो बेटा, कई बच्चे क्या करते हैं, हम बहुत सारी गड़बड़ करके आते हैं। सर कैसे गड़बड़ करके आते हैं? अपन को प्रेजेंट तो याद है, सर प्रेजेंट में ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, अब पुराना पूछ लिया, बताओ अब क्या करें। तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखनी जरूरी है यहाँ पे। कैसे सर? आओ, पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। रूसेफ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे भैया ब्राजील के। किस देश के थे सर? ब्राजील के। ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आया, सरकार ने डिजी क्लेम नाम से एक नया प्लेटफॉर्म पेश किया है। डिजी क्लेम एक है और किसके लिए है, मतलब किससे ये संबंधित है, ये आपसे पूछ लिया गया है। सरकार ने डिजी क्लेम नाम से एक प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है वो किससे रिलेटेड है? देखते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल से? नहीं। व्हीकल इंश्योरेंस पोर्टल से? नहीं। सीनियर सिटीजन इंश्योरेंस पोर्टल से? नहीं। ये जो रिलेटेड है क्रॉप इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है? ये क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल से ये रिलेटेड है बच्चों। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? जो डिजी क्लेम जो लॉन्च किया है वो किससे रिलेटेड है? क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल से, ठीक है सर। आओ, अब इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशेष साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब बताइए, राजेश तलवार को, आलोक चक्रवर्ती को, ठीक है सर, शेख मुजीबुर रहमान को, या ब्रजेश कुमार उपाध्याय को। जो विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया वो व्यक्ति कौन है? शेख मुजीबुर रहमान को किया गया है। किसे किया गया है सर? शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पे सम्मानित किया गया है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या रखना है सर? अपने ट्रेंड देखना है, एग्जाम में ट्रेंड कैसे पूछे जा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, जो नई चीज़ आए उसे लिख लो, गलती कहाँ पे कर रहे हो उसे लिख लो, फिर उसे नेक्स्ट एग्जाम में मत होने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ें 6 महीने भी कर ली ना, जो आप हर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ठीक है, हर एक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। अब उसमें ये देखिए आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हो। अगर आपको पता लग गया कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। मैं ये बोला, नेक्स्ट इन 6 मंथ आपका जो इम्प्रूव रेशो है ना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इम्प्रूव परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और आपके एग्जाम में ना जो मार्क्स कम आ रहे हैं वो भी क्या इंक्रीज होने लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इनको ध्यान रखिएगा। और बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना